बहुत समय पहले की बात है। राजपुर की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव मंगलपुर में रामलाल अपनी पत्नी गीता, बेटी मुन्नी और बूढ़ी मां कमला के साथ रहता था। उसके पास एक खेत था जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। उस खेत के उपजे अनाज से रामलाल के परिवार का साल भर तक का गुजारा आसानी से हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह जब रामलाल अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसकी बेटी मुन्नी उसके पास दौड़ी दौड़ी आती है। पापा पापा, जल्दी घर चलो, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। यह सुनकर रामलाल बहुत घबरा जाता है और मुन्नी के साथ घर की तरफ दौड़ता है। वह घर जाकर देखता है कि उसकी मां की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अपनी मां की ऐसी हालत देखकर रामलाल बहुत घबरा गया और जल्दी जल्दी उसे अस्पताल लेकर जाता है। सर, आपकी मां को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज असंभव है, लेकिन हाँ, कुछ दवाइयां हैं जो इन्हें रोजाना दी जाएगी तो थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है, लेकिन वो दवाइयां बहुत महंगी हैं। डॉक्टर की यह बातें सुनकर रामलाल बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे कि वह उन दवाइयों को खरीद सके। रामलाल के पास कोई विकल्प नहीं था, तो वह अपनी जमीन का अधिकांश हिस्सा बेच देता है और कुछ पैसे वह सेठ किरोड़ीमल से ब्याज पर लेता है। कमला के महंगे इलाज और महंगी दवाइयां होने के कारण रामलाल की लगभग सारी जमीन धीरे धीरे करके बिक गई थी और अब रामलाल के पास खेती करने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। अब रामलाल के हालात पहले से भी दयनीय हो गए थे। अब उससे अपने परिवार का गुजारा चलाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। उस छोटे से खेत के टुकड़े में इतना भी अनाज नहीं हो पाता था कि घर के लिए खाने लायक अनाज बचाकर उस सेठ किरोड़ीमल का कर्ज चुका सके। एक दिन सेठ रामलाल को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे ओ रामलाल, कर्ज लिए हुए तुम्हें बहुत दिन हो चुके हैं, वापस कब चुकाएगा? सेठ जी, आपको तो मेरी हालत के बारे में पता ही है। अरे तेरा तो ये रोज का रोना धोना है। मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही खेतों से फसल काट कर उससे जो पैसों की बचत होगी आपको देने की कोशिश करूंगा। अरे कोशिश करूंगा का क्या मतलब? मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में बीमार बूढ़ी माँ है। माँ के इलाज करवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपको कहां से दूं मैं? ऐसा कहकर रामलाल रोने लगता है। रामलाल को रोता देख सेठ गुस्से में बोलता है, ओए सुन रामलाल, ये मगरमच्छ के झूठे आंसू दिखाना बंद कर। अरे बहुत देखे मैंने तेरे जैसे, पहले तो मुंह उठा के पैसा मांगने आ जाते हैं और जब वापस देने की बारी आती है तब रोने का दिखावा करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर 1 महीने में तुमने मेरा सारा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर और जो बची खुची जमीन है वो सब छीन लूंगा। थोड़ा रहम करो मालिक, अगर आप हमारा घर ले लोगे तो हम कहाँ रहेंगे? एक घर ही तो है हमारे पास, जिसमें मेरी बीमार बूढ़ी माँ और एक छोटी बेटी है। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। अगर घर ही हमारे पास नहीं रहेगा तो मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? आप ही तो हमारे अन्नदाता हो मालिक। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा कहकर रामलाल सेठ किरोड़ीमल के चरणों में गिर जाता है। रहम करो मालिक, थोड़ा रहम करो। सुन रामलाल, अब तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर। जिस दिन सारे पैसे दे देगा उस दिन बात करना मुझसे। चल निकल अब यहां से। इतना कहकर सेठ किरोड़ीमल रामलाल को धक्का मारकर उसे अपने घर से बाहर कर देता है। बेचारा रामलाल बिना कुछ बोले दुखी मन से वहां से चला जाता है। उसका मन अंदर से बहुत डर गया था। वह सोच रहा था कि अगर सेठ उसकी जमीन और घर ले लेगा तो सर्दियों में वह अपनी बूढ़ी बीमार माँ, पत्नी
और छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाएगा। यह सोचते सोचते रामलाल घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी और बेटी घर के आंगन में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। अपनी बेटी को अपनी तरफ आता देखकर रामलाल अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेता है। पापा पापा आ गए आप। माँ देखो ना, पिताजी घर आ गए। अरे मेरी प्यारी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज अपनी सहेली के पास खेलने नहीं गई क्या? बस पापा जा ही रही हूँ, आपको देखा तो रुक गई थी। पापा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली है। आप इस बार सर्दियों में मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। मुन्नी की यह बातें सुनकर रामलाल डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मेरी बच्ची, तुम फिक्र मत करो। इस साल सर्दियों में मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगा। गीता अपने पति रामलाल को अपनी आंखों से आंसू पूंछते हुए देख लेती है और वह समझ जाती है कि पक्का सेठ नहीं माना है। वह मुन्नी को वहां से जाने को कहती है। अरे मुन्नी, देखो पापा अभी थक कर आए हैं, जाओ अपनी सहेलियों के साथ खेलो। वह कब से तुम्हें बुला रहे हैं बेटा। ठीक है पापा, मैं खेल कर आती हूँ थोड़ी देर में। मुन्नी के वहां से जाते ही गीता अपने पति से पूछती है, अजी क्या हुआ, अब बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं भाग्यवान, वह सेठ किरोड़ीमल कर्ज के पैसे मांग रहा था। बोल रहा था कि अगर 1 महीने में हमने उसे पैसे नहीं दिए तो वह हमसे हमारा घर और जमीन छीन लेगा। और गीता देखो, सर्दियां भी आने ही वाली है। अगर सेठ हमसे हमारा घर और जमीन छीन लेगा तो हम इन सर्दियों में कहाँ जाएंगे। ऐसा कहते कहते रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति की आंखों में आंसू देखकर गीता रामलाल की पीठ थपथपाते हुए कहती है, अजी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज तक हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान हम पर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। देखना, कोई ना कोई तो हल निकल ही जाएगा। रामलाल और उसकी पत्नी की सब बातें अंदर चारपाई पर लेटी उसकी बीमार माँ सुन लेती है और वह रामलाल को अंदर बुलाती है। रामलाल, ओ बेटा रामलाल, जरा इधर तो आ। अपनी माँ कमला की आवाज सुनकर रामलाल उसके पास जाता है। क्या हुआ माँ? यहाँ आ बेटा, मेरे पास बैठ। रामलाल अपनी माँ कमला के पास बैठ जाता है। तू मेरी चिंता मत कर बेटा, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। अरे माँ, ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थी। मैं तो बस इतना कह रही थी कि तू अब मेरी दवाइयों पर जो खर्च करता है ना बेटा, अब वह मत कर। तू अपना कर्ज उतार और अपना यह घर और जमीन बचा। ले देकर अब ये थोड़ी सी जमीन और यह घर ही तो बचा है तुम्हारे पास। अगर यह सब भी तुम्हारे हाथ से चला गया तो आगे क्या होगा तुम लोगों का। रामलाल चुपचाप सिर झुकाए अपनी माँ की बातें सुन रहा था। माँ, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अभी मेरे पास 1 महीने का समय है ना, तू देखना मैं सब ठीक कर दूंगा। चल माँ, अब तू ज्यादा बात मत कर, सो जा, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और हाँ, किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। ऐसा कहकर रामलाल भी सोने चला जाता है। सुबह उठते ही रामलाल अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, अभी फसल तैयार होने में कुछ समय बाकी है और सर्दियां भी अभी आने ही वाली है, तो क्यों ना इतने दिन में कुछ काम धंधा कर लूं, जिससे कि सेठ का कुछ कर्ज भी चुकता हो जाएगा और सर्दियों के लिए कंबल वगैरह भी आ जाएगा। ठीक है जी, मैं भी यही बोलने वाली थी आपको कि कुछ काम धंधा कीजिए। घर की मरम्मत भी करवानी है। दरवाजे, खिड़कियां और छत तो लगभग टूट ही चुके हैं। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। माँ को समय पर दवाइयाँ दे देना और मुन्नी का भी ख्याल रखना। इतना कहकर रामलाल घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है। रामलाल पूरे मंगलपुर गांव में काम का पता करता है।
आखिरकार शाम होते होते रामलाल को सेठ मालचंद के यहाँ मजदूरी का काम मिल जाता है। भगवान का शुक्र है, कोई तो काम मिला। रामलाल आज थोड़ा खुश था, क्योंकि काम मिलने से उसके मन में एक उम्मीद की किरण जग गई थी, जिससे कि अब वह अपने घर और जमीन को उस सेठ से बचा लेगा। शाम हो चुकी थी और ऐसा सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। अजी आ गए आप? कोई काम मिला क्या? हाँ भाग्यवान, गांव में वो सेठ मालचंद है ना, उसके यहाँ मजदूरी का काम मिला है। उन्होंने बोला है कि कल से काम पर आ जाना। अच्छा जी, सही है फिर तो। चलो अब आप खाना खा लो और आराम करो, बहुत थक गए होंगे। रामलाल खाना खाकर अपनी मां के हालचाल पूछता है और फिर सोने चला जाता है। अगले दिन वह सेठ मालचंद के यहाँ काम पर चला जाता है और दिन भर वहां पर मजदूरी का काम करता है। इस प्रकार उसे काम करते करते लगभग 1 महीना होने को आया था। सर्दियों ने भी अपने पैर पसार लिए थे और उधर उसकी फसल भी पूरी तरह से पककर तैयार हो गई थी। एक सुबह वह सेठ मालचंद के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, महीना भी पूरा होने ही वाला है, आप थोड़ी मजदूरी दे देते तो अच्छा होता। घर के लिए राशन का सामान और सर्दियों के कपड़े खरीदने थे। अरे रामलाल, कम से कम पूरा महीना तो होने देते, तुम पहले ही पैसे मांगने आ गए। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब पूरा महीना हो जाए तब लेने आना। सेठ जी कुछ कीजिए ना, घर में पैसों की बहुत ज़रूरत है। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और बीमार माँ के लिए दवाइयाँ भी लेनी है। अरे बोला ना, तुमको एक बार में समझ नहीं आता क्या? पैसे नहीं है मतलब नहीं है, महीना पूरा होते ही मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। यह सेठ मालचंद तो उस किरोड़ीमल का भी बाप निकला। बेचारा रामलाल चुपचाप काम पर लग जाता है। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, शाम भी होने ही वाली थी। इस कड़कती ठंड में जैसे तैसे रामलाल ने अपना काम खत्म किया और फिर बेचारा दुखी मन से घर के लिए रवाना हो जाता है। रामलाल की पत्नी घर के आंगन में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। अजी, आज इतनी देरी क्यों कर दी आने में? और आपका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे भाग्यवान, अब क्या ही बताऊं। सेठ मालचंद से थोड़े पैसे मांगने गया था घर की ज़रूरतों के लिए, लेकिन वो तो गुस्से में मुझ पर ही चिल्ला रहे थे। बोल रहे थे कि 1 महीना तो पूरा होने दो, तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अजी, ये ऐसे लोग हमको ही क्यों मिलते हैं? लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आज खेत जाकर आई थी, हमारी फसल पककर पूरी तरह तैयार हो गई है। कल आप काम पर मत जाना, हम फसल की कटाई करेंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, लेकिन मजदूर को भी तो हक है ना, उसे पैसे समय पर मिलने चाहिए। किसी ने कहा है ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन ये आजकल के सेठ लोग ये बात क्या ही समझेंगे। अजी आप ठीक कहते हो, लेकिन क्या कर सकते हैं? चलो रात होने वाली है, अब आप हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं, फिर सुबह फसल की कटाई करने भी तो जाना है। फिर वे खाना खाकर सो जाते हैं। रात के लगभग 2 बज रहे थे। अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं।
फिर बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बिजली की तेज गड़गड़ाहट और बारिश की आवाज से रामलाल की आंख खुल जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? सर्दी तो पहले से ही अपना कहर ढा रही थी, अब ऊपर से ये बेमौसम बारिश। रामलाल मन ही मन ये प्रार्थना किए जा रहा था कि कैसे भी ये बारिश रुक जाए। यह तेज बारिश लगातार 4-5 दिन से अपना कहर बरसा रही थी। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे और अब मंगलपुर में सर्दी पहले से 4 गुना बढ़ चुकी थी। देख रही हो भाग्यवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ जी, ऊपर वाला ही जाने ये कब रुकेगी। हमारी फसल का भी पता नहीं क्या हाल हो गया होगा। भगवान करे हमारी फसल सही सलामत हो। बारिश को कुछ कम होने दो भाग्यवान, फिर हम फसल देखने चलेंगे। शाम होते होते बारिश कुछ कम हो जाती है। फिर वे दोनों फसल को देखने खेत की ओर निकल पड़ते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं कि उनका पूरा खेत पानी से भर चुका है और फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? देख रही हो भाग्यवान, हमारी तो सारी फसल ही बर्बाद हो गई। अब इस कड़कती ठंड में हम क्या करेंगे? हाँ जी, यह फसल ही तो एकमात्र हमारा सहारा थी, वह भी बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे? हाँ भाग्यवान, हमारे पास एक कंबल तक खरीदने के पैसे नहीं हैं और कल परसों वह सेठ किरोड़ीमल भी पैसे लेने आने वाला है। वे बेचारे इस मौसम की मार के आगे क्या ही कर सकते थे। दोनों दुखी मन से घर लौट आते हैं। गीता, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं तुम लोगों को बेघर होने से बचाऊं? और ऊपर से ये बेमौसम बारिश, जिससे अब तो कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और माँ की भी हालत खराब होती जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं माँ और तुम लोगों को इस ठंड से कैसे बचाऊंगा। गीता चुपचाप रामलाल की बातें सुन रही थी। उसे पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वह जानती थी कि अब हमारा यह घर और जमीन सेठ के हाथों में चला जाएगा। वह डबडबाई आंखों से कभी रामलाल को देखती तो कभी अपनी बेटी को, और रामलाल को भी बार बार यह चिंता सताए जा रही थी कि सेठ किरोड़ीमल का 1 महीना भी पूरा हो चुका है। वह कभी भी आकर उसे बेघर कर सकता है। फिर वो इस कड़ाके की ठंड में अपने परिवार को लेकर कहां जाएगा? उस रात बेचारा रामलाल और उसकी पत्नी बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। रामलाल को दिया गया 1 महीने का समय पूरा हो चुका था और सेठ किरोड़ीमल अपने आदमियों के साथ रामलाल के घर पहुंच जाता है। रामलाल, अरे ओ रामलाल, बाहर आ जल्दी, बहुत ठंड लग रही है। सेठ किरोड़ीमल की आवाज सुनकर रामलाल को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अब उसके और उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे रामलाल, हो गया पैसे का इंतजाम? नहीं मालिक, मैं अभी पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया हूं। तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ? रामलाल हाथ जोड़कर सेठ किरोड़ीमल के पैरों में बैठ जाता है और उससे कहता है, मालिक, कुछ दिनों का समय और मिल जाता तो अच्छा रहता। इतनी कड़ाके की ठंड में कहां जाएंगे हम लोग? कुछ तो तरस खाइए हम पर मालिक। सेठ किरोड़ीमल गुस्से से आग बबूला हो जाता है और रामलाल से कहता है, अरे बहुत समय दे दिया तुमको। तुम भूखे नंगे लोग चले आते हो पैसा मांगने और पैसा वापस देने के समय पर रोने लगते हो। बहुत हो गया तुम्हारा। अब तू मेरे सामने यह रोने का नाटक मत कर।
इतना कहकर सेठ किरोड़ीमल अपने आदमियों से कहता है, अरे ओ जग्गू और बिलवा, बहुत देर हो गई इसको छपड़ छपड़ करते हुए। इसकी माँ, बीवी, बच्चे और घर के सारे सामान को बाहर फेंक दो। सेठ के इतना कहते ही वे दोनों रामलाल के घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। यह सब देखकर मुन्नी बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी माँ गीता से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी दया करो मुझ गरीब पर। इतनी ठंड में मैं अपनी बीमार माँ और छोटी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठंड से मेरी माँ मर जाएगी। मालिक, तरस खाओ हम पर, थोड़ा रहम करो मालिक। सेठ किरोड़ीमल रामलाल की एक नहीं सुनता है और उसके सारे सामान को बाहर फेंकवा देता है। रामलाल और उसकी पत्नी गीता रोते रोते अपना सारा सामान जमा करने लगते हैं और उनकी बेटी मुन्नी अपनी दादी के पास खड़ी अपनी छोटी छोटी आंखों से अपनी माँ और पिताजी को रोते हुए देख रही थी। सेठ किरोड़ीमल उन बेचारों को बेघर कर देता है। रामलाल अपनी माँ, बेटी और पत्नी के साथ रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं थे और जो थे वह भी इस हालत में नहीं थे कि उनसे ठंड से बचा जा सके। रामलाल की मां की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। वह बुरी तरह ठंड से कांपने लगी। रामलाल अपनी मां को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। तब उसकी मां को थोड़ा आराम मिलता है। जैसे तैसे करके उन्होंने पूस के महीने की वह ठंडी रात गुजारी। जैसे तैसे उन्होंने वह रात तो गुजार ली, लेकिन उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और रामलाल की मां की दवाइयां भी खत्म हो चुकी थी। इसलिए वह मदद मांगने गांव में जाता है। वह सबके आगे हाथ जोड़कर मदद के लिए बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन बदकिस्मती तो देखो, किसी ने उसकी मदद नहीं करी। मदद के लिए भटकते भटकते बेचारा रामलाल पूरा दिन बिता देता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली के खाली थे। रात भी होने ही वाली थी तो वह अपने परिवार के पास वापस चल पड़ता है। कितने बेरहम हैं ये गांव के लोग, किसी ने भी मेरी मदद नहीं करी। जब रामलाल अपने परिवार के पास पहुंचता है, उस समय उसकी मां अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वह अपनी मां की तबीयत के बारे में अपनी पत्नी से पूछता है। अब माँ की तबीयत कैसी है गीता? और पता है, आज मैंने पूरे गांव में बहुत लोगों से मदद मांगी, उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं करी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कमला ने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए मूंद ली। वह बेचारी इस बेरहम ठंड के थपेड़ों को नहीं सह पाई। रामलाल पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी मां ने दम तोड़ दिया और वह कुछ भी नहीं कर सका। अजी, आप शांत हो जाइए। पता नहीं ऊपर वाले ने हम गरीबों की किस्मत कैसे लिखी है। ये मौसम भी बनाए तो हम गरीबों को सताने के लिए। रामलाल की बेटी मुन्नी भी ठंड से बीमार रहने लगी थी। अपनी मां को रामलाल ने खो दिया था, पर वह अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। उसने अपने मन में यह फैसला लिया कि वह अब अपनी बेटी को और तकलीफ नहीं होने देगा। रामलाल लोगों के खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगा और उसकी पत्नी गीता भी लोगों के घरों में खाना बनाने और मेहनत मजदूरी का काम करने लगी। एक दिन रामलाल सेठ मालचंद के पास जाता है और उसे पूरी घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर सेठ को बहुत दुख हुआ। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दो रामलाल। काश उस दिन मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती तो शायद आज तुम्हारी मां जिंदा होती। सेठ मालचंद रामलाल को उसकी मजदूरी के पैसे दे देता है।
जिससे रामलाल ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी। ठंड से बचने के लिए अब रामलाल के पास एक छत थी और उसकी बेटी मुन्नी भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। पर रामलाल को अभी भी इस बात का बहुत अफसोस था कि अपनी गरीबी और ठंड की वजह से उसने अपनी मां को खो दिया था।